तो इट वॉज गांधी स्ट्रेंथ, ये गांधी की ताकत थी, दैट मेड हिम नो, जिससे उन्हें बहुत जल्दी समझ में आ गया गांधी को, वेरी अर्ली, दैट बोथ पीजेंट एंड इंटेलेक्चुअल मस्ट बी वांट टू वर्क टुगेदर फॉर देयर कंट्री। गांधी को बहुत जल्दी समझ में आ गया कि अगर मैंने किसान को, युवा बुद्धिजीवियों को जीत लिया, किसके लिए? देश के लिए काम करवाने के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि स्वतंत्रता मिल जाए। तो ये गांधी जी ने बहुत जल्दी समझ लिया कि मुझे जो किसान लोग हैं, मुझे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनकी ताकत को एक करना होगा। अब कोई नहीं जानता कि ये कितना बड़ा काम था। आज अगर कहा जाए तो ये कौन सी बड़ी बात है। हिज होल्ड वॉज बोथ पीजेंट एंड इंटेलेक्चुअल, हिज होल्ड वॉज इक्वली स्ट्रॉन्ग अपॉन बोथ, क्योंकि उनका जो प्रभाव था, होल्ड मतलब प्रभाव, वाज इक्वली स्ट्रांग, वो उतना ही मजबूत था, अपॉन बोथ, दोनों के ऊपर। गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व था जो किसानों का भी एक बड़ा लीडर था और जो बुद्धिजीवियों का भी एक बड़ा लीडर था। तो कुछ तो उसमें होगा जिससे सब लोग उसकी बात मानने के लिए तैयार थे। एंड सो ही अचीव्ड हिज एंड, और इसी ताकत के दम पर उन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति करी, मतलब स्वतंत्रता को प्राप्त किया, विदाउट वार, वो भी बिना युद्ध के। परहैप्स, शायद, अब देखिए सारी दुनिया इस बात को कहती है कि गांधी ने बिना युद्ध के स्वतंत्रता दिलाई, लेकिन भारत ये कहने को तैयार ही नहीं। भारत को अभी क्या लगता है कि नहीं, पूरी दुनिया जब आपको सम्मानित करवाना चाहती है, लोग ये कहते हैं कि ये देशद्रोह, तो क्या ये देशद्रोह नहीं है कि हम अपनी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, पूरी दुनिया जिसे मानती है, हम उसको नीचा कर रहे हैं। पूरी दुनिया उसे सम्मान दे रही है, लेकिन हम उसके कद को छोटा करने में लगे हैं। परहैप्स वी अमेरिकन्स डू नॉट येट फुली अंडरस्टैंड, पल्सेसबर्ग कहती हैं कि परहैप्स, शायद, वी अमेरिकन्स डू नॉट येट फुली अंडरस्टैंड, कि हम अमेरिका वाले पूर्ण रूपेण समझ नहीं पाए द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैज़ टू टीच, उस महान सबक को जो भारत ने सिखाया, इन दस विनिंग हर फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता को जीत कर। तो भारत ने जिस तरीके से अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त किया और स्वतंत्रता प्राप्त करके पूरी दुनिया को जो एक सबक सिखाया कि बिना रक्त बहाए भी कुछ प्राप्त किया जा सकता है, ये सबक उसने पूरी दुनिया को सिखाया। और वो ये कहती है कि वी अमेरिकन्स डू नॉट येट फुली अंडरस्टैंड, हम अमेरिका वाले तो अब तक इस बात को ठीक तरीके से समझ ही नहीं पाए। बिसाइड हर माइटी ट्रम्फ ऑफ अ ब्लडलेस रिवॉल्यूशन अवर वार ऑफ इंडिपेंडेंस, बिसाइड हर, इसके अतिरिक्त, माइटी ट्रिम्फ ऑफ अ ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, यानी ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, रक्तहीन क्रांति, जिसमें कि कोई रक्त नहीं बहा। अब कुछ घटनाएं घटी भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, गांधी ने अहिंसा जैसे जो घटनाएं हुई उसके बाद बहुत से आंदोलन उन्होंने वापस भी लिए, तो इतना बड़ा देश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो क्रांति है उसे आप रक्त रंजित क्रांति का नाम दे देंगे। हमारी जो क्रांति थी, हमारी जो स्वतंत्रता की क्रांति थी, उसे ब्लडलेस रिवॉल्यूशन बोला जाता है, और ये गर्व की बात है कि आपकी जो क्रांति है उसे ब्लडलेस रिवॉल्यूशन बोला जाता है। ये बड़े गर्व की बात है कि भारतीयों को एक शांति दूत के रूप में देखा जाता है, तो आप उस नाम को बरकरार रखिए। तो आगे देखिए, बिसाइड हर माइटी ट्रिम्फ ऑफ अ ब्लडलेस रिवॉल्यूशन अवर वार ऑफ इंडिपेंडेंस श्रिंक्स इन साइज एंड कंसेप्ट। तो इसके अलावा वो एक बात और भी बताती है कि एक तो हम लोग भारत का जो यानी जो भारत ने जिस तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त करी और जो सबक सिखाया, उस सबक को हम लोग नहीं सीख पाए। इसके अतिरिक्त एक बात और करती है कि बिसाइड, इसके अलावा, हर माइटी ट्रिम्फ, कि उसकी जो शक्तिशाली जीत है, ऑफ अ ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, रक्तहीन क्रांति के द्वारा उसने जो स्वतंत्रता प्राप्त करी, उसकी जो विजय प्राप्त हुई, अवर वार ऑफ इंडिपेंडेंस सिंक, उसके सामने हमारा जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, यानी उनका खुद का जो स्वतंत्रता का संग्राम है, वो सिकुड़ा हुआ साइज में और कंसेप्ट में, आकार में और अवधारणा में, दोनों में उसे छोटा प्रतीत होता है। तो बाहर के लोग भी मानते हैं कि इंडिया की जो स्वतंत्रता है वो बड़ी स्वतंत्रता है, उसकी तुलना में जो हमारी स्वतंत्रता है वो छोटी स्वतंत्रता है। इंडिया हैज़ टॉट ह्यूमैनिटी अ लेसन, भारत ने पूरी दुनिया को, मानवता को एक सबक सिखाया। वो सबक क्या था? एंड इट इज़ टू अवर पैरल,
और ये हमारे लिए ख़तरनाक है इफ़ वी डू नॉट लर्न इट, यदि हमने इसको नहीं सीखा। द लेसन, सबक ये है दैट वॉर एंड किलिंग अचीव नथिंग बट लॉस, कि युद्ध और हत्या इनसे कुछ भी हासिल नहीं होता सिवाय नुकसान के। एंड दैट अ नोबल एंड इज एज्योर्ड, और एक उत्तम उद्देश्य जो होता है वो केवल तब प्राप्त होता है, ओनली इफ, केवल तब, द मीन्स टू अटेन इट, जबकि इसे प्राप्त करने के जो साधन हैं आर ऑफ अ पीस, वो शांति के हों, विद इट, इसके साथ, एंड ऑल्सो नोबल, और साथ में उत्तम भी है। तो अगर आपने एक उत्तम उद्देश्य प्राप्त करना है तो उसकी पूर्ति आप केवल तभी कर सकते हैं जब आपके जो साधन हैं वो आपके शांतिपूर्ण तरीके के हों और साथ में उत्तम भी हों। हाँ, तो इसके बाद आगे देखिए, द रियल इंडाइटमेंट। इंडाइटमेंट नया वर्ड है, आप लोग लिख लीजिए, आरोप अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, और कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है उपनिवेशवाद। और उपनिवेशवाद वर्ड भी अगर समझ में नहीं आए तो जिस समय अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया तो भारत उस समय अंग्रेज़ों का उपनिवेश था, यानी अपने राज्य को छोड़कर, जहाँ आपका जो मूल राज्य है, दूसरे राज्यों को जो आप जीत लेते हैं तो वो आपके उपनिवेश हो जाते हैं। तो द रियल इंडाइटमेंट अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, तो जो उपनिवेशवाद के खिलाफ वास्तविक आरोप था, हाउएवर वॉज टू बी फाउंड इन द विलेजेस ऑफ इंडिया। हाउएवर, हालांकि, वॉज टू बी फाउंड, पाया गया, इन द विलेजेस ऑफ इंडिया, भारत के गाँवों में। यानी उपनिवेशवाद की स्थिति किस तरीके से ख़राब होती है तो भारत के गांवों में ये बहुत अच्छे से देखने को मिला, ऐसा पल सेसबक ने कहा। क्या गांव में मिला, तो वो अब आप देखेंगे कि देयर वॉज रोट एट द टॉप। सबसे बड़ी बात उन्होंने लिखी कि जो सड़न थी, जो ख़राब स्थिति थी, वो शिखर पर थी। शिखर किसके? जो अंग्रेज़ों का जो शिखर था, यानी जो प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे ऊंची स्थिति थी, सड़न वहाँ से स्टार्ट थी। इन द थाउजेंड ऑफ यंग इंटेलेक्चुअल ट्रेंड इन इंग्लिश स्कूल्स, सड़न किस तरीके से थी वो भी समझिए। इन द थाउजेंड्स ऑफ यंग इंटेलेक्चुअल्स, यंग युवा, इंटेलेक्चुअल्स बुद्धिजीवी, तो हमारे हजारों जो बुद्धिजीवी थे, ट्रेंड इन इंग्लिश स्कूल्स, उन्हें अंग्रेज़ों के विद्यालय में ट्रेंड किया गया, उन्हें निपुण किया गया। फॉर जॉब्स, क्या करके ट्रेंड किया गया कि आप नौकरियों के लिए ट्रेंड हो रहे हैं, तो नौकरी के नाम पर उनको वहाँ ट्रेंड किया गया। दैट डिड नॉट एग्जिस्ट एक्सेप्ट इन द लिमिटेड सिविल सर्विसेज, और नौकरी की बात करें तो दैट डिड नॉट एग्जिस्ट, जो मिली नहीं, एक्सेप्ट के सिवाय, किसके सिवाय? इन द लिमिटेड सिविल सर्विसेज। तो जो हमारे युवा हैं उनको जो सीमित सिविल सर्विसेज की नौकरियां थीं, उनके अलावा उन्हें कहीं और कोई काम मिला नहीं, और उन्हें ट्रेंड इस नाम से किया गया था कि आपको नौकरियां मिलेंगी। तो सड़न इस तरीके से शीर्ष से स्टार्ट हुई थी, शिखर पर सबसे ज़्यादा खराब स्थिति थी। द टाउन्स एंड सिटीज़ वर फोर्थिंग विद अनहैप्पी यंग मैन। जो टाउन्स थे, जो कस्बे थे, एंड सिटीज़, और जो शहर थे, वर फोर्थिंग, वो भरे पड़े थे, विद अनहैप्पी यंग मैन। तो जब लोग पढ़ लिख जाते हैं और उन्हें कोई रोज़गार नहीं मिलता तो निश्चित रूप से वो अनहैप्पी यंग मैन के रूप में निकल कर के आते हैं। वो दुखी लोग होते हैं, कल्चर्ड, हालांकि वो लोग सुसंस्कृत थे, एंड वेल एजुकेटेड, और सुशिक्षित भी थे। हु कुड फाइंड नो जॉब्स, लेकिन उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली। एंड वर नॉट अलाउड बाई द ओल्ड सुपर स्ट्रक्चर, एंड वर नॉट अलाउड, और उनको अलाउ भी नहीं किया गया, उनको अनुमति भी नहीं दी गई। बाई द ओल्ड सुपर स्ट्रक्चर, जो पुराना बुनियादी ढांचा था, जो उच्चतम ढांचा था ऑफ एम्पायर, साम्राज्य का, टू क्रिएट दैम, उनका सृजन करने के लिए। बट द रियल प्रूफ ऑफ ईवल, लेकिन अगर आप बुरी स्थिति का सबसे बड़ा सबूत जानना चाहते हैं, रियल प्रूफ ऑफ ईविल, जो ख़राब स्थिति है, आई से अगेन वो कहती हैं कि मैं दोबारा कहना चाहूँगी, मैं दोबारा कहती हूँ, वॉज इन द मिजरेबल विलेजेस। ऐसा उन्होंने पहले भी कहा और फिर से कहती हैं कि जो ख़राब स्थिति थी वो सबसे ज़्यादा जो दयनीय गांव थे उनमें देखने को मिलती है। आई थॉट, मैंने सोचा कि आई हैड सीन पॉवर्टी इनफ इन चाइना। सबसे पहले उन्हें क्या लगा कि मैंने जो गरीबी देखी है वो सबसे ज़्यादा गरीबी मैंने चाइना में देखी है, पहले जब वो घूमने गई। येट व्हेन आई सॉ द इंडियन विलेजेस, लेकिन इसके बाद जब मैंने भारतीय गांवों को देखा,
आई न्यू, मैंने जाना, दैट द चाइनीज़ पीजेंट वॉज रिच, तब मुझे पता लगा कि नहीं, चाइना के किसान तो धनवान हैं इन कंपैरिजन, इनकी तुलना में, यानी इंडियन पीजेंट की तुलना में चाइना के किसान तो उन्हें धनवान लगे। और ये स्थिति जो भारतीय किसानों की थी वो किसने करी? अंग्रेज़ों ने। येट व्हेन आई सॉ द इंडियन विलेजेस आई न्यू दैट द चाइनीज़ पीजेंट वॉज रिच इन कंपैरिजन ओनली द रसियन पीजेंट आई हैड सीन ईयर्स बिफोर, केवल जो रसिया के पीजेंट थे, केवल रसिया के जो किसान लोग थे, आई हैड सीन ईयर्स बिफोर, जिनको मैंने बहुत समय पहले देखा था, कुड कंपेयर विद द इंडियन विलेजर, केवल उन्हीं की तुलना करी जा सकती थी भारतीय गांव वालों से। फॉर द इंडियन पीजेंट वॉज लाइक द चाइनीज़ इन बीइंग अ पर्सन इननेट सिविलाइज्ड। दूसरी अगर वो बात करें तो वो कहती हैं कि फॉर द इंडियन पीजेंट, अगर भारतीय किसानों की बात करें, वॉज लाइक द चाइनीज़, चाइनीज़ किसानों की तरह, इन बीइंग ए पर्सन इननेट सिविलाइज्ड, वो जन्मजात सुसभ्य लोग थे। तो अगर सभ्यता की बात करें तो जो इंडियन पीजेंट थे वो चाइनीज़ किसानों की तरह बहुत ही सिविलाइज्ड लोग थे, बहुत ही जन्मजात सभ्य लोग थे। द मैच्योरिंग कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन फैमिली, और ये सभ्यता उनमें किस तरीके से आई? तो उसके लिए वो कहती हैं कि द मैच्योरिंग कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन फैमिली, कि जो परिपक्व संस्कृति थी, मैच्योरिंग कल्चर का मतलब परिपक्व संस्कृति, कहाँ की? ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन फैमिली, जो एक सुप्रबंधित मानवीय परिवार में, भारतीयों के जो गांव थे उनमें जो परिवार थे तो वो सुप्रबंधित मानवीय परिवार थे, और उनमें एक जो परिपक्व संस्कृति थी, उनका जो जीवन था, एंड प्रोफाउंड फिलोसफिकल रिलीजन्स, और जो गहन उनका दार्शनिक धर्म था, हैड शेप्ड हिज माइंड एंड सोल, इन दोनों चीज़ों ने मिलकर के उनके दिमाग को और उनकी आत्मा को आकृति दी। यानी हमारे गांव में जो परिवार होते थे उनमें जिस तरीके की जो प्रबंधन होता था, जिस तरीके की उनकी संस्कृति होती थी, तो उस संस्कृति में निश्चित रूप से अगर कोई बच्चा पलेगा बढ़ेगा तो वो एक सुसंस्कृत बच्चे के रूप में आगे बढ़ेगा। तो यानी ये जो संस्कार थे वो हमें परिवारों से मिलते थे, क्योंकि आगे वो क्लियर लिखती हैं कि इवन दो ही कुड नॉट रीड एंड राइट, हालांकि वे जो गांव के बच्चे थे वो रीड एंड राइट नहीं कर सकते थे, वो पढ़ लिख नहीं सकते थे। इसका मतलब जो संस्कृति थी बड़ों को देखकर धीमे धीमे अपने आप से वो आती जाती थी। एंड द चिल्ड्रन, द लिटिल चिल्ड्रन ऑफ द इंडियन विलेजेस, और अगर बच्चों की बात करूं तो उन छोटे बच्चों की जो भारतीय गाँव में पाए जाते हैं, हाउ दे टोर एट माई हार्ट, तो उन्होंने किस तरीके से मेरे हृदय को झकझोर दिया। किस तरीके से कि वो बच्चे मुझे दिखाई दिए थिन, पतले, दुबले पतले, बिग वैलिड, वैली मतलब होता है पेट, बड़े पेट वाले। बड़े पेट वाले कहने का मतलब आप लोग यहाँ समझ रहे होंगे कि जब किसी को खाने के लिए पर्याप्त जो पोषण नहीं मिलता तो ऐसी स्थिति में वो बहुत ज़्यादा खाने की कोशिश करता है, क्योंकि जो भोजन होता है वो उसकी पूर्ति नहीं कर पाता, ऊर्जा नहीं दे पाता, तो ज़्यादा ऊर्जा के चक्कर में व्यक्ति फिर ज़्यादा खाता है और उसकी वजह से वो बिग वैलिड हो जाता है, बड़े पेट वाला हो जाता है। अगर आपको एनर्जेटिक फूड दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में आप कम खाकर ही आपको एनर्जी मिल जाएगी, तो आप बिग वैलिड नहीं होंगे। तो इसलिए बच्चे कैसे थे? थिन थे, पतले थे, बिग वैलिड थे, एंड ऑल विद यूज सैड डार्क आइज़, और सबकी जो आँखें थी वो बड़ी बड़ी काली आँखें थीं। यानी ये सब लोग जो था वो ये जो सारी स्थिति उसने बताई है वो कुपोषण की बताई है। आई वंडर्ड, और वो कहती है कि मुझे आश्चर्य है, दैट एनी इंग्लिश मैन कुड लुक एट देम, कि किसी भी अंग्रेज़ ने जब उनकी ओर देखा, एंड नॉट एक्यूज़ हिमसेल्फ, तो उससे उस अंग्रेज़ ने अपने आप को क्या अपराधी नहीं माना कि आप लोगों ने यहाँ शासन किया है और आपके शासन में इस तरीके के बच्चे, क्या वास्तव में इसके लिए उस शासन व्यवस्था को अपराधी नहीं माना जाना चाहिए। 300 ईयर्स ऑफ इंग्लिश अकप्शन, क्योंकि भारत पर अंग्रेज़ों का कब्जा 2-4 साल का नहीं था, अकप्शन मतलब कब्जा। 300 ईयर्स ऑफ इंग्लिश अकप्शन, यानी 300 सालों का अंग्रेज़ों का कब्जा, एंड रूल, और उनकी शासन व्यवस्था, एंड कुड देयर बी चिल्ड्रन लाइक दिस, और बच्चे इस तरीके के, यस, एंड मिलियंस ऑफ देम, और हाँ उनमें लाखों। एंड द फाइनल इंडाइटमेंट, एक तो आरोप उसने ऊपर लगाया और दूसरा वो कहती है कि एंड द फाइनल, और अंतिम जो इंडाइटमेंट था, अंतिम जो आरोप था, श्योरली वॉज दैट द लाइफ स्पान इन इंडिया वाज ओनली 27 ईयर्स, कि अंतिम आरोप ये था
कि भारतीयों के जो जीवन विस्तार था, भारतीयों का जो जीवन की उम्र थी, अगर एवरेज देखा जाए तो वो 27 ईयर्स था। 27 ईयर्स, नो वंडर, किसी आश्चर्य की बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देन दैट लाइफ वॉज हेस्टेंड, क्योंकि अगर आपके जो औसत आयु 27 ईयर्स रह जाती है तो जीवन जल्दबाजी हो जाता है। लाइफ वॉज हेस्टेंड के जीवन जल्दबाजी था। दैट अ मैन मैरिड वेरी यंग, क्योंकि एक आदमी को ऐसी स्थिति में बड़ी जल्दी शादी कर दी जाती थी। सो दैट, ताकि देयर कुड बी चिल्ड्रन, जल्दी बच्चे हो सकें। एज मैनी एज पॉसिबल, जितने ज़्यादा वो कर सके। बिफोर ही डाइड, उसके मरने से पहले, क्योंकि उसके परिवार को भी आगे बढ़ाना है। आई लव्ड इंग्लैंड, फिर वो कहती है कि मैं इंग्लैंड से बड़ा प्रेम करती थी। आई लव्ड इंग्लैंड। रिमेंबरिंग ऑल द हैप्पी जर्नीज देयर, और प्रेम जब करती थी तो वहाँ की जो मेरी जो खुशहाल यात्राएं मेरी वहाँ हुई थी, तो उनको याद करते हुए मैं इंग्लैंड से प्रेम करती थी। बट इन इंडिया आई सॉ एन इंग्लैंड, लेकिन फिर उसने कहा कि मैंने भारत में आकर के एक अलग इंग्लैंड देखा। आई डिड नॉट नो, जिसे मैं पहले जानती नहीं थी। एंड आई वॉज फोर्स्ड टू सी, आई वॉज फोर्स्ड, मुझे मजबूर किया गया, टू सी, देखने के लिए। दैट इफ़ द इंग्लिश, कि यदि अंग्रेज जाति, और वो अंग्रेज जाति इन मैनी वेज द फाइनेस्ट पीपल ऑन अर्थ, वो अंग्रेज जाति जो कई मामलों में, कई तरीक़ों से फाइनेस्ट पीपल ऑन अर्थ माने जाते हैं, यानी इस पृथ्वी पे जो अच्छी जातियाँ हैं उनमें अंग्रेज जाति का नाम आता है। ए पीपल हु ब्लेस्ड द वे, ऐसे लोग माने जाते हैं, हु ब्लेस्ड, जिन्होंने रास्ता दिखाया, हु ब्लेस्ड द वे फॉर ऑल ऑफ अस, हम सभी को, टू अचीव द राइट ऑफ मैन टू रूल देमसेल्फ, यानी अपने अधिकारों को लेने का और शासन करने का जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया। ऐसी अंग्रेज जाति, इफ़ कॉलोनियलिज्म कुड शो करप्ट, और यदि उपनिवेशवाद उनको भी भ्रष्ट कर सकता है, इवन दीज, देन इंडीड नन ऑफ अस कुड डेयर, तो हम में से किसी का साहस नहीं हो सकता, टू बिकम द रूलर्स ऑफ एम्पायर, किसी साम्राज्य का शासक बनने। यानी अगर उपनिवेशवाद इतना, यानी यहाँ इस पूरे पैराग्राफ में उसने जो वास्तविक आरोप लगाए हैं वो कॉलोनियलिज्म पे लगाए हैं, कि ये केवल एक उपनिवेशवाद ही था जिसकी वजह से भारत की स्थिति इस तरीके की हुई। क्योंकि अगर वास्तविकता में अंग्रेज़ों का ये राज्य होता तो ऐसी स्थिति भारत की नहीं होती। इसके बाद आगे देखिए।